हेलो दोस्तों, आज है 3 अप्रैल और करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका नाम क्या है? ऑटिज्म जागरूकता दिवस। तो आपको बता दें कि ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म एक प्रकार की बीमारी है जिसके कारण मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता। तो इसी के लिए ही विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं कि ये पहली बार कब मनाया गया था। यह पहली बार 2008 में मनाया गया था। और इसको जो है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन इन्होंने शुरुआत की थी इसको मनाने की। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सेना के लिए हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं? तो हमें बताना है कि किसने भारतीय सेना के लिए हल्के और बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं। तो इसका राइट आंसर है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए हल्के और बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं। आपको बता दें कि जो इसका वजन है वो कितना है। इसका वजन है 9 किलोग्राम। और ये विकसित किसने किए हैं? ये विकसित किए हैं DMSRDI। तो ये DMSRDI क्या है? मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो विकसित किसने किए हैं, ये विकसित किए हैं DRDO ने। तो ये DMSRDI क्या है? ये जो है ये DRDO की एक प्रयोगशाला है जिसने विकसित किए हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में DRDO की 52 प्रयोगशालाएँ हैं जिनमें से एक है DMSRDI। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो इसने ही जो हल्के और बुलेट प्रूफ जैकेट है इसने ही इसका विकास किया है। और ये जो प्रयोगशाला है ये कहाँ पर है? ये कानपुर में स्थित है, कानपुर यूपी में। वर्ष 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो रजनीकांत को वर्ष 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और 2018 में इसको अमिताभ बच्चन को दिया गया था। और इसकी जो घोषणा है वो किसने की है? इसकी घोषणा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की है। तो ये जो पुरस्कार है ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। और आपको बता दें कि रजनीकांत को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल का नाम बताइए जिन्होंने पश्चिम कमान के चीफ ऑफ स्टाफ COF चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार संभाला है। तो ये पश्चिम कमान के चीफ ऑफ स्टाफ बनेंगे। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है मनजिंदर सिंह। तो इसमें देखते हैं भारतीय सेना 4 अप्रैल से बांग्लादेश में किस सैन्य अभ्यास में भाग लेगी? तो जो भारतीय सेना है वो बांग्लादेश के अंदर शांतिर ओग्रो सेना 2021 इस अभ्यास में भाग लेगी। इस अभ्यास में भारतीय सेना के जो डोगरा रेजिमेंट हैं उसके 30 कर्मी भाग लेंगे। और इस अभ्यास में भारत के अलावा भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश की सेनाएं भी होंगी। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है रॉबर्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। और आपको बता दें कि जो वज्र प्रहार अभ्यास है यह मार्च 2021 में ही आयोजित किया गया है। और यह किस किस के बीच हुआ है? यह इंडिया और अमेरिका। तो यह इंडिया और अमेरिका इन दोनों के बीच में हुआ है। और ये डस्टलिक सेकंड ये किस किस के बीच में हुआ है? यह इंडिया और उज्बेकिस्तान। यह इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। और आपको बता दें कि ये जो एक्स डेजर्ट नाइट 21 यह जो अभ्यास है यह इंडिया और फ्रांस के बीच में यह आयोजित हुआ है। तो वज्र प्रहार किसके बीच में हुआ है? अब इंडिया और अमेरिका के बीच में। डस्टलिक 2 इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। और एक्स डेजर्ट नाइट 21 यह इंडिया और फ्रांस के बीच में। भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार संधि 1 अप्रैल से लागू होगी?
तो भारत और मॉरिशस के बीच एक समझौता हुआ है और समझौते का नाम क्या है? मुक्त व्यापार संधि। तो ये जो संधि है वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। अब इस संधि के तहत क्या होगा कि भारत के जो कुछ सामान हैं वो मॉरिशस में बेचे जाएंगे और जो मॉरिशस के कुछ सामान हैं उनकी संख्या कितनी है? 615, वो भारत में बेचे जाएंगे। और जो टैक्स की दरें हैं वो भी घटा दी गई हैं। मॉरिशस के बारे में जान लेते हैं। मैप में यहाँ पर है ये मॉरिशस, यहाँ पर ये मेडागास्कर और मेडागास्कर के बगल में ये मॉरिशस, ये हिंद महासागर में स्थित है। तो मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुई। और यहाँ की मुद्रा है मॉरिशस रुपया। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण कुमार जुगनौथ। हाल ही में किसने सूरत के हजीरा पोर्ट दीव के बीच क्रूज शिप सर्विस का उद्घाटन किया? तो सूरत के हजीरा पोर्ट और दीव, तो इन दोनों के बीच में किसने शिप सर्विस यानी इस तरह का जो शिप है उसका उद्घाटन किया है? तो इनका नाम है मनसुख मंडाविया, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज इसके राज्य मंत्री हैं। तो इस क्रूज़ के बारे में जान लेते हैं। इस क्रूज़ के अंदर क्या है? इस क्रूज़ की सहायता से आप सूरत से लेकर के दीव तक की यात्रा कर सकते हैं और यह जो यात्रा है वो 1 सप्ताह में 2 बार होगी और इसके लिए आपको 900 रुपये देने पड़ेंगे। इसका जो किराया है, जो रेंट है वो कितना है? 900 रुपये। और यह जो यात्रा है वो 13 से 14 घंटे में पूरी हो जाएगी। और इस क्रूज़ के अंदर 300 यात्रियों के लिए यानी 300 यात्री जो हैं इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं? इसमें आपके लिए गेमिंग लाउंज यानी यहाँ पर आप गेम खेल सकते हैं और साथ ही में यहाँ पर क्या है? वीआईपी लाउंज यानी आप यहाँ पर बैठ करके बातचीत भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दमन और दीव इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली, तो ये पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब इनको मिला करके एक ही कर दिया गया है। और यहाँ के जो प्रशासक हैं वो कौन है? प्रफुल्ल पटेल। और यहाँ की जो राजधानी है दोनों जगह की वो क्या है? दमन। तो मैप में यहाँ पर है दमन और दीव और यहाँ पर है दादरा और नागर हवेली। तो इन दोनों को मिला करके अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। निम्न में से किसने पहली वर्ल्ड इम्यूनेशन एंड लॉजिस्टिक समिट 2021 में भाग लिया है? तो वर्ल्ड इम्यूनेशन एंड लॉजिस्टिक समिट 2021 में किसने भारत की तरफ से भाग लिया है? तो इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो ये जो समिट है ये कहाँ पर आयोजित हुई है? ये जो समिट है वो यूएई संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पर आयोजित की गई है। तो इसमें भारत की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने भाग लिया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके द्वारा ये वाली रिपोर्ट जारी की गई है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। तो इसमें भारत की रैंक क्या आई है? इसमें भारत की रैंक आई है 140। और आपको बता दें कि 2020 में भारत का स्थान क्या था? 2020 में भारत का स्थान था 112, लेकिन अब वो घट करके 140 हो गया है। तो ये जो रिपोर्ट है ये किसके लिए दी जाती है? जैसे ये समानता के आधार पर दी जाती है कि किस देश में मेल और फीमेल को कितनी समानता दी जाती है। तो भारत में जो फीमेल है उनको जो पद दिए जाते हैं उनकी जो संख्या है वो घट गई है। तो इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है? इसमें प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। और ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ये 15वां इसका संस्करण है। तो भारत की रैंक आई है 140 और इसमें पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड। और इसका ये 15वां संस्करण है और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WES इसके द्वारा रिपोर्ट दी गई है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड और यहाँ के महासचिव हैं क्लाउस श्वाब। किस बैंक ने वित्त वर्ष 2022 की पहली छमाही के लिए, यानी कि अब जैसे कि वित्त वर्ष 2022 स्टार्ट हो चुकी है 1 अप्रैल से लेकर के, ये जो पहली छमाही है ये कहाँ तक होगी? ये 1 अप्रैल से लेकर के इसमें 3 महीने आप ऐड कर दो तो ये पहली छमाही हो जाएगी। तो यानी 3 महीने के लिए WMA की सीमा 1.2 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। तो किस बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए
पहली छमाही के लिए WMA की सीमा 1.2 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। तो इसका राइट आंसर है RBI। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि WMA क्या है। इसकी फुल फॉर्म है वेज एंड मीन्स एडवांस। तो इसके तहत क्या होता है, इसके तहत जो राज्य सरकार हैं और जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही RBI से लोन ले सकती हैं। और जो लोन की दरें हैं वो कितनी होती हैं, लोन की दरें रेपो रेट के बराबर ही होती हैं। और जो वर्तमान में रेपो रेट की जो दर है वो कितनी है, 4%। और यदि कोई सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो ये WMA है यानी ये जो लोन है वो चुका नहीं पाते हैं 90 दिनों के अंदर, तो उनकी जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ जाती हैं। और जो ब्याज दरें हैं वो रेपो रेट से 2% बढ़ जाती हैं। यानी जो 4% वर्तमान में रेपो रेट है तो वो कितनी परसेंट हो जाएगी, वो 6% हो जाएगी यदि 90 दिनों के अंदर आप ऋण प्रदान नहीं कर पाते हो। RBI के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी में हुआ था। यानी इसको सरकारी बैंक कब घोषित किया गया था, 1 जनवरी 1949 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और यहाँ के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP 7.5% से 12.5% तक बढ़ाने का अनुमान किसने लगाया है। तो भारत की जो GDP है वो 7.5% से 12.5% हो जाएगी, इसका अनुमान वर्ल्ड बैंक ने लगाया है। वर्ल्ड बैंक, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वाशिंगटन DC USA। और यहाँ के जो चेयरपर्सन है यानी यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, डेविड मालपास। निम्न में से किसने सौर विस्फोटकों पर नज़र रखने के लिए एक नया एल्गोरिथम विकसित किया है। तो ये है सूर्य और इस तरह से यहाँ से सोलर रेडिएशन या सौर विस्फोट होते रहते हैं। तो इन पर नज़र रखने के लिए किसने एक नया एल्गोरिथम यानी एक नया प्रोसेस या एक नई टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो, तो ये किसने डेवलप की है। तो ये डेवलप की है ARISE यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। तो ये इसके द्वारा टेक्नोलॉजी या एल्गोरिथम विकसित किया गया है। तो आपको बता दें कि इस एल्गोरिथम का उद्देश्य क्या है। इस एल्गोरिथम का उपयोग भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 यानी जो भारत है वो सूर्य पर अपना विमान भेजेगा, तो उस विमान का नाम क्या है, आदित्य L1। तो इस मिशन के लिए ही ARISE ने इस एल्गोरिथम का विकास किया है। ARISE के बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे इसके निर्देशक कौन है, डॉक्टर दीपांकर बनर्जी। और ये कहाँ पर स्थित है, ये नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं।